हेलो बच्चों, आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 में साइंस सब्जेक्ट में है फर्स्ट लेसन है, जो पहला पार्ट है उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर इसमें करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो में हम इसका लेसन एनसीईआरटी की बुक में समझ चुके हैं, और जिस बच्चे ने अभी तक ये लेसन नहीं समझा तो इसी चैनल पे जाकर आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं और लेसन समझ सकते हैं। तो चलिए अभ्यास के प्रश्न करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके पास, पहला प्रश्न है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द छांटना है और ये खाली स्थान भरने हैं हमने इसमें। तो इसमें देखना पहला है, जो एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खाली स्थान कहते हैं। तो जब एक ही स्थान पर हम एक ही जैसे काफ़ी सारे पौधे उगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल। तो यहाँ पे आपने लिखना है फसल। क्या लिखेंगे इसमें? फसल। तो इसमें उत्तर आपको नीचे लिखे हुए हैं, तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसमें देखो, इसमें ये आ जाएगा आपका पहला आंसर, क भाग का फसल। फिर दूसरा ख भाग है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है? तो फसल उगाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? खेत की तैयारी करते हैं या मिट्टी की तैयारी करते हैं? तो उसे हम मिट्टी की तैयारी कहते हैं। तो इसका सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा मिट्टी की तैयारी। फिर है थर्ड, ग भाग है इसमें, क्षतिग्रस्त क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लग जाते हैं भाई? जो खराब बीज होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। तो ग भाग में आंसर आ जाएगा आपके पास, ग का आंसर क्या आएगा? तैरने लग जाते हैं। फिर चौथा है घ भाग, फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खाली स्थान तथा खाली स्थान आवश्यक हैं। तो फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, और इसका आंसर आ जाएगा घ का यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं, यानी मिट्टी में पानी होना चाहिए, पोषक तत्व होने चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, तभी हम फसल उगा सकते हैं अच्छी। फिर उसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करना है। तो इसमें देखो खरीफ की फसल, अब जो खरीफ की फसल होती है वो क्या आएगी? तो इसके आंसर में ही देख लेते हैं सीधा हम। वैसे तो ये खरीफ की फसल जो है धान और चावल आएगी, धान या मक्का। और रबी की फसल आती है गेहूं, ठीक है। और रासायनिक उर्वरक आएगा आपके पास यूरिया और सुपर फास्फेट। और कार्बनिक खाद आपके पास आ जाएगा पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप। तो ये सभी आ जाएंगे आपके पास, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं हम। तो ये इसमें कार्बनिक खाद जो है मवेशियों के चारे से भी बना सकते हैं हम, अगर चारे की भी खाद बन जाती है। तो इसमें आंसर आपके पास वैसे ये हैं, आपने देख लेने हैं एक बार। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित के दो दो उदाहरण दीजिए। तो हमने दो दो उदाहरण देने हैं। तो आपके पास है खरीफ की फसल और रबी की फसल के दो दो उदाहरण देने हैं। तो खरीफ की फसल आ जाएगी आपके पास, खरीफ की फसल
ये उल्टी लिखी हुई है आंसर। तो रबी की फसल में आपके पास आएगा ये गेहूं तथा चना, और जो खरीफ की फसल है वो आपके पास आएगा धान और मक्का। तो आपने सही उत्तर लिखना है इसका, खरीफ की फसल आएगी धान और मक्का, और रबी की फसल गेहूं और चना। फिर उसके बाद है निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए, या निम्नलिखित शब्दों के बारे में आपने लिखना है, जैसे मिट्टी की तैयारी, बुआई, निराई, थ्रेसिंग। तो ये मैंने आपको वीडियो में समझाया भी था, लेकिन दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले है क्या है, मिट्टी की तैयारी, मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले जुताई की जाती है। जुई की जगह जुताई लिखना आपने, जुताई की जाती है, मिट्टी खेत की जुताई की जाती है, जिससे मिट्टी पलटा जाता है और पोला किया जाता है। तो जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर द्वारा किया जाता है। तो इसमें मिट्टी पोला करने से उनमें जड़ें गहराई तक और पोली मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करते हैं। तो जो पोली मिट्टी हो जाती है ना, तो उसमें सूक्ष्म जीव आसानी से वृद्धि करते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। और भी तो इसमें पोली मिट्टी में जल धारण क्षमता भी अधिक हो जाती है, जिससे हमारे पास फसल भी बहुत अच्छी होती है जब भी हम इसमें फसल उगाएंगे। तो फिर आता है आपके पास बी भाग, दूसरा भाग है बुआई। तो बुआई में क्या होता है, तो बुआई में आपके पास है, बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है और बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है जो अधिक उपज देते हैं। यानी उन्हीं बीजों को हम बीजते हैं जो हमारे लिए अच्छे बीज होते हैं, क्योंकि उनसे हमारे पास फसल जो है वो अच्छी पैदा होगी। और जो बिजाई है या बुआई है वो हम हाथ के द्वारा भी कर सकते हैं, जो पुराने प्राचीन काल से करते हुए आ रहे हैं, और मशीनों से भी कर सकते हैं। जैसे ड्रिल मशीन आ जाती है, ये जीरो ड्रिल मशीन, या और भी अन्य यंत्र हैं जिनसे हम बुआई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है निराई। तो निराई में क्या होगा, निराई होता है खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। यानी जो फसलों में कबाड़ बोलते हैं जिसको साधारण भाषा में, या फसलों में कुछ अनावश्यक पौधे उगाते हैं जो फसल को खराब करते हैं। यानी जो फसल में हम खाद या कोई पोषक तत्व डालते हैं तो वो खरपतवार खाने लग जाते हैं उनके, और फसल को अच्छी तरह से होने नहीं देते। तो इसलिए हम खरपतवार को फसल से अलग करना पड़ता है हमें, तो उसको अलग करने को निराई कहते हैं। तो खरपतवार को फसल से हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। इसको हम खुरपी जैसे कृषि औजारों से अलग करते हैं। और निराई की एक दूसरी विधि भी है कि पीड़कनाशी हम का छिड़काव कर देते हैं फसल के ऊपर, जिससे खरपतवार जो है नष्ट हो जाते हैं। यानी खरपतवार नाशी भी कहते हैं इसे। तो जब भी जैसे गेहूं की फसल में अगर खरपतवार हो गया तो हम गेहूं के ऊपर ऐसी दवाई का छिड़काव करेंगे, पीड़कनाशी का या खरपतवार नाशी का, जो गेहूं की फसल को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो उसमें दूसरा खरपतवार होगा वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो ये फसल में अवांछित पौधों को नष्ट कर देते हैं, जिससे फसल अच्छी पैदा होती है। फिर आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग जो है जब फसल काट ली जाती है, जब फसल तैयार हो जाती है पककर, तो उससे हमें अनाज और भूसे को अलग करना होता है। तो जिस विधि से हम अनाज और भूसे को अलग करते हैं उसी विधि को हम थ्रेसिंग कहते हैं।
तो थ्रेसिंग के लिए मशीनें आ गई अब। तो पहले तो हाथों के साथ, पशुओं के साथ करते थे, लेकिन अब थ्रेसिंग मशीनें आ गई हैं। जैसे कंबाइन है, तो कंबाइन क्या करती है, वो खड़ी फसल को ही खेत में, जब फसल खड़ी होती है उसी को काट देती है और उसके भूसे को अलग कर देती है और उसके अनाज को अलग कर देती है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है 5वां, खाद और उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो खाद और उर्वरक में अंतर बताना है। तो जब मैंने आपको लेसन कराया था उस समय भी मैंने आपको बताया था, तो अब भी बताता हूँ। तो ये यहाँ पे खाद है, ये उर्वरक है। तो खाद जो है एक जैविक पदार्थ है, यानी जीव जंतुओं के अपशिष्टों से बनता है खाद। जैसे गोबर से बनाते हैं जो खाद, या पत्तियों से बनाते हैं, पेड़ पौधों से बनाते हैं, तो उसे हम जैविक खाद कहते हैं। और जो रासायनिक पदार्थ हैं वो उर्वरक होते हैं, ये फैक्ट्रियों में बनते हैं। जैसे यूरिया का कट्टा ले आते हैं हम, बैग होते हैं, बैग थैलों में पैक होके आते हैं ये फैक्ट्रियों से। जैसे यूरिया होता है, पोटास है, जिंक है, तो ये उर्वरक आते हैं। फिर दूसरा है खाद में, यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को, जैसे गोबर को, पत्तों को, इनको मिट्टी में दबा देते हैं और 5-6 महीने के बाद वो खाद में बदल जाता है और ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं उर्वरक। फिर उसके बाद है, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और उर्वरक में विशेष पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद में तो सभी पोषक तत्व पाए जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन भी होगी, फास्फोरस भी होगी, पोटास भी, सभी होंगे उसमें। लेकिन उर्वरक में केवल जो हम बैग लेके आएंगे, जिस तरह का उर्वरक लेके आएंगे, जैसे यूरिया लेके आए तो यूरिया में नाइट्रोजन होती है, पोटास लेके आए तो पोटासी होगी उसमें, तो एक ही तरह के पोषक तत्व होते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास सिंचाई किसे कहते हैं। छठा प्रश्न है आपके पास, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का नाम बताएं। तो सिंचाई होती है भाई विभिन्न अंतराल, ये देखो, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देने को सिंचाई कहते हैं। यानी अलग अलग अंतराल पर जब हम फसलों को पानी देते हैं तो उसे हम सिंचाई कहते हैं। और सिंचाई देने की 2 अच्छी विधियां हैं जिनसे पानी की बहुत बचत होती है। तो जल संरक्षण करने के लिए, जैसे पहले होती थी ये नहर और कुएं से सिंचाई करते थे, लेकिन अब जो सिंचाई की विधियां हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ पे तो सिंचाई की विधियां होंगी ड्रिप तंत्र और फुहारा विधि। तो फुहारा विधि और ड्रिप तंत्र ये मैंने आपको एनसीईआरटी की बुक जब समझाई थी उसमें बताया था आपको, तो वहाँ से भी कर लेना है। और नहर और कुओं से हम पुराने समय से ही फसलों में सिंचाई करते आ रहे हैं। तो फुहारा तंत्र में क्या है, फुहारे लगा देते हैं पूरे खेत में, उससे फुहारों से खेत में पानी जाता है। लेकिन अगर हम नहर और कुएं से पानी देते हैं तो खुला पानी छोड़ते हैं, तो उससे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। फिर उसके बाद है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। तो यदि हम गेहूं को खरीफ में उगाएं तो उसके अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता और परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब खरीफ ऋतु का मतलब है वर्षा ऋतु, तो अगर हम वर्षा ऋतु में गेहूं को उगाएंगे तो उसमें पानी भी ज़्यादा होगा, गर्मी भी ज़्यादा होगी, जो गेहूं की फसल के लिए सही नहीं है। तो गेहूं की फसल के लिए सही है ठंड होनी चाहिए और बारिश भी कम होनी चाहिए। तो गेहूं जो है रबी की फसल है, रबी की ऋतु में ही उगाएंगे उसको। गेहूं की फसल को खरीफ ऋतु में नहीं उगाया जा सकता। खरीफ ऋतु में चावल को उगाया जाता है, धान को। फिर 8वां प्रश्न है आपके पास, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो यदि हम खेत में लगातार एक ही तरह की फसल उगाएंगे तो उससे मिट्टी में जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है।
तो कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है मिट्टी में, और इस पर समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। फसल चक्रण से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम अभी जैसे हमने अब गेहूं बोई थी खेतों में, गेहूं काट ली है, तो गेहूं के बाद अब हम चावल उगाएंगे। चावल के बाद हम कुछ और फसल लगा लेते हैं, जैसे आलू लगा लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम खेत में फसलों को बदल बदल के बोएं, या जैसे एक साल हम गन्ना कर लेते हैं खेत में, फिर चावल करते हैं, गेहूं करते हैं, फिर एक साल गन्ना कर देते हैं, तो इससे जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहती है, पोषक तत्वों की कमी नहीं हो पाती। फिर 9th क्वेश्चन है, खरपतवार किसे कहते हैं, क्या है और इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे उगाते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। साधारण भाषा में इसे कबाड़ भी कहते हैं। तो खरपतवारों को हम निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं। तो एक तो है निराई के द्वारा। निराई का मतलब है अगर हम फसल में से उन अवांछनीय पौधों को हाथ के साथ या खुरपी के साथ या किसी अन्य यंत्र के साथ उखाड़ कर फसल से बाहर फेंक देते हैं उखाड़ कर, तो उसे निराई कहते हैं। और दूसरा है पीड़कनाशी के उपयोग से, यानी अगर हम खेत में पीड़कनाशी या खरपतवार नाशी का छिड़काव कर देते हैं तो उससे जो खरपतवार होते हैं खेत में वो भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो हाँ, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी जो वीडियो के नीचे रेड बटन होगा अगर जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसको दबाएं और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर करना है और इसको लाइक भी करना है। तो इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।